पिछले कुछ महीनों से हम लगातार सुन रहे हैं मिडल ईस्ट में टेंशन है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो पड़ रही है, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत से एक दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया की तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का ग्रोथ इंजन तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। जीएसटी, अभी रीसेंट डेटा आपको बता रहा हूँ, जीएसटी कलेक्शन लगभग 14% बढ़ा, पैसेंजर व्हीकल सेल्स 24% बढ़ा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, फ्राइट लोडिंग बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो इन सब से हम मतलब क्या निकाल सकते हैं और एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपके लिए ये चीज़ क्या रेलिवेंट है? ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट या फिर कुछ ऐसे जोखिम हैं जिन्हें बाजार अभी नज़रअंदाज करके चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2026 के लिए भारतीय बाजार का सबसे एग्जॉस्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। अभी जो बीता जून 2026, वास्तविकता में हुआ क्या पूरे जून? अगर हम सिर्फ निफ्टी को देखें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। असल कहानी भारत की इकोनॉमी में दिखाई दे रही है। जून के दौरान जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी एनुअल ग्रोथ लगभग 13.9% का। कार सेल्स में 24% का इंक्रीज देखा जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लगभग 23% बढ़ा, पावर कंजम्पशन 11% से ज़्यादा बढ़ा और ये सभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, यानी ये हमें रियल टाइम में बताते हैं कि इकोनॉमी वास्तव में ग्रो कर रही है या स्लो डाउन हो रहा है। जब इतने सारे संकेत एक साथ मजबूत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होता है कि भारत की घरेलू यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी मजबूत बनी हुई है। पहली बात तो ये। दूसरा पार्ट, जीएसटी कलेक्शन का असली मतलब क्या है? क्या एनालिसिस निकालते हैं आप इससे? कई लोग सिर्फ जीएसटी कलेक्शन देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इससे ज़्यादा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, वास्तविक आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हों। दूसरा, हो सकता है कि अभी तक बहुत सारे लोग कर रहे हों लेकिन कॉम्प्लायंसेस की कमी हो, यानी अब ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस बढ़ रहा है। और तीसरा, टैक्स बेस लगातार बड़ा हो रहा है। ये 3 रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जब जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ कार सेल्स, पावर कंजम्पशन, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हों तो ये संकेत मिलता है कि केवल कॉम्प्लायंसेस ही नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि भी मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत में कंपैरेटिवली मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब ऑटो सेक्टर इतना मजबूत क्यों दिख रहा है? अगर इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है तो वो है पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 24% का ग्रोथ। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टोयोटा, किया, लगभग सभी प्रमुख कंपनियों ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की। ये सिर्फ कार कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये संकेत है कंजम्पशन स्टोरी में बिलीव करने वालों के लिए। मिडिल क्लास खर्च कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम लोन दे रहा है, रोजगार बाजार पूरी तरह कमज़ोर नहीं है, यानी ऑटो सेक्टर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का पल्स दिखा रहा है। फिर बाजार नई ऊंचाई पर क्यों नहीं भाग रहा? यही कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो निफ्टी सीधे 25,000 की तरफ क्यों नहीं भाग जाता है, या 26,000 ऑल टाइम हाई जो भी इसका वैल्यू था? क्योंकि बाजार सिर्फ भारत को नहीं देखता है, बाजार यूएस को भी देखता है, बाजार डॉलर को भी देखता है, बाजार बॉन्ड यील्ड को भी देखता है और यहीं सबसे बड़ा रिस्क भी मौजूद है।
आईटी अभी भी सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, लेकिन आईटी सेक्टर अभी भी बहुत ह्यूज प्रेशर में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी आईटी कंपनियों की कमाई भारत से नहीं बल्कि यूएस और यूरोप से आती है। अगर अमेरिकी कंपनियां टेक स्पेंडिंग कम करती हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक, विप्रो सभी इफेक्ट होते हैं। और इसलिए अभी भारतीय बाजार के भीतर दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। पहली डोमेस्टिक इंडिया वाली कहानी, और जो कि मजबूत है डोमेस्टिक इंडिया वाली कहानी, और दूसरी ग्लोबल डिमांड जो कमज़ोर है। और यही कारण है कि बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी मजबूत दिख रहे हैं जबकि आईटी स्ट्रगल कर रहा है। जुलाई का सबसे बड़ा इवेंट यानी जुलाई अर्निंग सीजन्स। अब सारी बहस खत्म होने वाली है क्योंकि जुलाई में कंपनियां अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स घोषित करेंगी और यहीं पता चलेगा कि जीएसटी कलेक्शन का फ़ायदा कंपनियों तक पहुंचा या नहीं, कार सेल्स का फ़ायदा अर्निंग्स में दिखा या नहीं, यूपीआई ग्रोथ सिर्फ संख्या है या वास्तव में कंजम्पशन बढ़ रही है। अगर अर्निंग्स उम्मीद से बेहतर आती है तो बाजार नई तेज़ी पकड़ सकता है जुलाई में। माफ़ कीजिएगा। अब मॉनसून सबसे कम चर्चा वाला और सबसे ज़्यादा जोखिम वाला। इस समय बाजार जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा है वो है मॉनसून। अगर बारिश सामान्य रहती है तो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, ग्रामीण मांग सुधरेगी, एफएमसीजी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर बारिश कमज़ोर होती है तो आरबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए जुलाई में मॉनसून डेटा पर भी उतनी ही नज़र रखनी होगी जितनी अर्निंग्स पे। जुलाई के 3 बड़े ट्रिगर्स जो हैं, पहला यूएस इकोनॉमिक डेटा, अमेरिका की नौकरी और महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। दूसरा क्वार्टर वन अर्निंग सीज़न, स्पेशली आपको नज़र रखनी पड़ेगी रिजल्ट्स पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। और तीसरा क्रूड ऑयल। अगर तेल फिर 80-90 डॉलर की तरफ जाता है तो पूरा इक्वेशन फिर गड़बड़ हो सकता है। तो अंतिम कंक्लूज़न दोस्तों ये है कि अगर मैं आज की स्थिति को एक लाइन में समझाऊं तो मैं कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में मजबूत दिख रही है, लेकिन भारतीय शेयर बाज़ार अभी भी ग्लोबल रिस्क्स के कैद में है। जीएसटी कलेक्शन मजबूत है, यूपीआई ग्रोथ भी मजबूत है, कार सेल्स भी मजबूत है, पावर कंजम्पशन भी मजबूत है, लेकिन आईटी कमज़ोर है, ग्लोबल डिमांड्स कमज़ोर है, फेड की अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, कब आकर फेड चेयर क्या अनाउंस कर देते हैं। और इसीलिए जुलाई 2026 शायद एक ऐसा महीना होगा जहां बाजार की दिशा अर्निंग्स तय करेंगी। अगर अर्निंग्स मजबूत आती है तो निफ्टी बड़े आराम से 26,000 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर अर्निंग्स निराश करती हैं तो जून की जो भी थोड़ी बहुत रैली हुई है वो एक सिर्फ रिलीफ रैली साबित हो सकती है। इसलिए अगले 30 दिन निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अगले 30 दिन ही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट आने वाला जो क्वार्टर है वो हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा या नेगेटिव। उम्मीद है ट्रंप साहब इसके बाद अब थोड़े दिन तक शांत बैठने वाले हैं, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होंगे। अगर पॉलिटिकल टेंशन्स कम होते हैं, क्रूड ऑयल उम्मीद है कि इसी लेवल पे, जिस लेवल पे अभी 70-75 के लेवल पे घूमता रहता है, अगर वो रहता है तो शेयर मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। प्लस जो डेटा मैंने आज के वीडियोस में आपको बताए वो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंटली इशारा ज़रूर कर रहा है कि ये डेटा कहीं ना कहीं वो क्वार्टर में अभी जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं कंपनियों के, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, ज़रूर डालेंगे। ये हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं और अगर ये चीज़ें कंक्लूसिव हैं तो हम स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव आउटलुक को लेकर अपने अंदर एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये एनालिसिस, ये कंक्लूज़न और ये कनेक्शन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप तक पहुंची होगी उतने ही स्ट्रांगली, और इसका आप फ़ायदा भी उठाएंगे आने वाले अर्निंग सीजन्स में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।